1994 बैच की हिमाचल प्रदेश काडर की आईएएस अफसर अनुराधा ठाकुर, 1994 बैच के कर्नाटक काडर के आईएएस अरविंद श्रीवास्तव, 1992 बैच के मणिपुर काडर के आईएएस वोम लुन मांग, 1993 बैच के त्रिपुरा काडर के आईएएस एम नागराजू, 1992 बैच के बिहार काडर के आईएएस अरुणेश चावला, 1990 बैच के मणिपुर काडर के आईएएस के मोसेस चालई, इन सभी लोगों के साथ आईआईएम अहमदाबाद से ग्रेजुएट और यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स से डॉक्टरेट हासिल करने वाले वी अनंत नागेश्वरन, ये वो अफसर हैं जिन्होंने इस साल के बजट को तैयार करने में अहम किरदार निभाया। कौन है ये, कैसे बनाते हैं ये बजट, कितना वक्त लेते हैं और क्यों संसद में बजट पेश किए जाने तक इसे बनाने वाले अफसरों और कर्मचारियों को फाइनेंस मिनिस्ट्री के कमरे में देश, दुनिया और इंटरनेट से दूर रखा जाता है। बजट के उस ब्लू शीट के बारे में भी बात करेंगे जिसे खुद वित्त मंत्री नॉर्थ ब्लॉक से बाहर नहीं ले जा सकती। क्या है बजट से जुड़े इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबरगांव। 2017 से हर साल फरवरी की पहली तारीख को यूनियन बजट पेश होता है। वित्त मंत्री सदन में आती हैं और घंटे 2 घंटे भर के पूरे भाषण में बजट पढ़कर पेश करती हैं। आमतौर पर हम आप बजट में बस कुछ खास मुद्दों पर ही ध्यान देते हैं, मसलन क्या महंगा, क्या सस्ता, किस विभाग को कितने पैसे मिले, किस राज्य को क्या कुछ मिला, टैक्स स्लैब में क्या बदलाव हुआ, वगैरह वगैरह। कहने को बस मुट्ठी भर मुद्दों में ही हमारी दिलचस्पी होती है, लेकिन इस बजट में सिर्फ यही नहीं होता। वित्त मंत्री का भाषण ही नहीं होता, बल्कि होते हैं दर्जन भर से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स जिनमें होते हैं असली नंबर्स और कानूनी ताकत। क्या क्या? सबसे पहला बजट स्पीच, जिसमें वित्त मंत्री का भाषण होता है। इसमें वित्त मंत्री सरकार की आर्थिक सोच, टैक्स बदलाव, नई योजनाएं और बजट के बड़े फैसले संसद के सामने रखते हैं। बजट पेश होने के बाद इसे पब्लिक डोमेन में अपलोड भी कर दिया जाता है, जिसे कोई भी देख और पढ़ सकता है। इसमें देश के आर्थिक हालात का आकलन, सरकार की प्राथमिकताएं यानी उनका विजन क्या है, नई योजनाओं की घोषणा, पुरानी योजनाओं का विस्तार, टैक्स से जुड़े बड़े ऐलान, राज्यों को मिलने वाले फंड, बैंकिंग, टैक्स, स्टार्टअप, एमएसएमई, डिजिटल इकोनॉमी से जुड़े सुधारों के बारे में सब कुछ संक्षेप में बताया जाता है। एक लाइन में कहें तो इस स्पीच में वित्त मंत्री सरकार की आर्थिक नीति की एक समरी पेश करती हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यह संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत सरकार की अगले साल की पूरी आय और व्यय का आधिकारिक लेखा जोखा होता है। फाइनेंस बिल, इसमें नए टैक्स दरों में बदलाव और टैक्स लॉ में हुए सभी संशोधनों को कानूनी रूप दिया जाता है। डिमांड फॉर ग्रांट्स, इसमें हर मंत्रालय और विभाग ये बताता है कि उसे अगले वित्त वर्ष में कितने पैसे चाहिए और किस काम के लिए। रिसिप्ट्स बजट ये बताता है कि सरकार को पैसा कहां से मिलेगा, मसलन टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू, कर्ज और विनिवेश माने डिसइन्वेस्टमेंट से। एक्सपेंडिचर बजट, इसमें सरकार का पैसा कहां खर्च होगा, मसलन वेतन, पेंशन, सब्सिडी, योजनाएं और पूंजीगत खर्चे माने वो खर्च जिससे कोई स्थायी संपत्ति बने या जिससे भविष्य में आमदनी हो। एक्सप्लेनेटरी नोट्स, जिसमें बजट के किए गए हर बड़े बदलाव के पीछे का कारण और तर्क समझाया जाता है आसान शब्दों में, ताकि सांसद और आम जनता इसका मतलब समझ सकें। मसलन ये बताती है कि खर्च क्यों बढ़ा या घटा तो घटा क्यों, टैक्स क्यों बदला, इन सब के पीछे की नीति और लॉजिक क्या है। इनके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन इन पेपर्स की महत्ता ज्यादा है। खैर, इन सब के अलावा एक और डॉक्यूमेंट होता है जो बजट पेश होने के बाद हमारे और आपके सामने पब्लिक डोमेन में पेश कर दिया जाता है। इसे कहते हैं बजट एट अ ग्लांस। नाम ही आधी जिज्ञासा शांत कर देती है। बजट एट अ ग्लांस माने बजट की समरी। इसमें ग्राफ, चार्ट और टेबल में बताया जाता है कि इस वित्त वर्ष में सरकार की कुल आय, कुल खर्च, घाटा, टैक्स स्ट्रक्चर क्या कुछ है। जिस तरह से एक्सप्लेनेटरी नोट्स बजट को आसान तरीके से समझाती है, वैसे ही बजट एट ग्लांस बजट को दिखाती है। लेकिन ये सब तैयार कौन करता है? बजट बनाने की पूरी कवायद का केंद्र वित्त मंत्रालय होता है, जिसकी अगुवाई वित्त मंत्री करते हैं। लेकिन इससे तैयार करने के पीछे एक पूरी टीम होती है। वित्त मंत्रालय के अंदर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आर्थिक कार्य विभाग माने डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की होती है, खासकर उसके बजट डिवीजन की। यही टीम बजट की रीढ़ माने की बैकबोन कहलाती है। पर क्यों? इसलिए क्योंकि यही विभाग अलग अलग मंत्रालयों से जानकारी जुटाता है, आंकड़ों की गणना करता है और आखिर में पूरा बजट तैयार करता है।
ये विभाग जनरली बजट पेश होने के करीब 6 महीने पहले से ही अपने काम में लग जाता है। अगस्त से सितंबर के बीच डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स सभी केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को आधिकारिक पत्र भेजता है, जिसे बजट सर्कुलर कहते हैं। इन सर्कुलर में सभी विभागों से कहा जाता है कि वो डिटेल में बताएं कि अगले वित्त वर्ष में उन्हें कितना पैसा चाहिए, कौन कौन से खर्च पहले से चल रहे हैं और कौन सी नई योजनाएं या प्रस्तावित योजनाएं हैं। अब ऐसा भी नहीं कि डिमांड जितनी आई उतनी ही सप्लाई भी हो जाए। अक्सर मंत्रालयों की मांग सरकार के कैप यानी मौजूद पैसे से ज्यादा होती है, जिसके बाद होती है लंबी चर्चा, नेगोशिएशन और कई मांगों में कटौती भी। इसके बाद आता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का कार्यालय और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के इकोनॉमिक डिवीजन का काम। ये टीम देश की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करती है, जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाती है, महंगाई, टैक्स कलेक्शन और कर्ज लेने की क्षमता पर भी आकलन देती है। इन सभी अनुमानों के आधार पर ही बजट के बड़े फैसले तय होते हैं। लेकिन टैक्स के मामले कैसे तय किए जाते हैं, इसकी जिम्मेदारी होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की। इनकम टैक्स स्लैब क्या होना चाहिए, किस प्रोडक्ट या फील्ड में टैक्स में छूट देनी चाहिए, कहां बढ़ाना चाहिए, जीएसटी और कस्टम ड्यूटी में क्या बदलाव क्या होना चाहिए, ये सारी बातें इन्हीं संस्थाओं के जरिए ही प्रस्तावित होती हैं। अब चूंकि देश की किसी भी नीति और बदलाव पर पीएमओ की नजर होती है, तो बजट के भी बड़े नीतिगत फैसलों पर प्रधानमंत्री कार्यालय और सदन के सीनियर कैबिनेट मंत्रियों की सलाह भी ली जाती है। इन सब कामों में एक लंबा वक्त लग जाता है, जिसके बाद तैयार होती है बजट की रूपरेखा। और ये सब कुछ करते हैं वित्त मंत्रालय के वो नौकरशाह जिनके पास होता है दशकों का अनुभव। भले ही बजट लिखने की औपचारिक जिम्मेदारी डीईए यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की होती है, लेकिन यह काम एक विभाग या किसी एक विभाग के अकेले अफसर का नहीं होता। इसे तैयार करने का नेतृत्व वित्त मंत्री करते हैं और उनके साथ एक पूरी टीम भी होती है। जनरली फाइनेंस मिनिस्टर की बजट कोर टीम में फाइनेंस सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, इसके अलावा सीबीडीटी और सीबीआईसी से जुड़े अधिकारी होते हैं और होते हैं नीति आयोग के नीति विशेषज्ञ। इस तस्वीर में आप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की वो टीम देख सकते हैं जिन पर जिम्मेदारी रही FY यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए बजट तैयार करने की। कौन है ये, एक एक कर जानते जाइए। पहला नाम आता है अनुराधा ठाकुर का। बजट का प्राइमरी आर्किटेक्ट कहे जाने वाले इस विभाग की प्रमुख है अनुराधा ठाकुर। 1994 बैच के हिमाचल प्रदेश काडर की आईएएस अफसर अनुराधा ने 1 जुलाई 2025 को ही इस विभाग की कमान संभाली। ये उनका पहला बजट है और दिलचस्प बात यह है कि वो इस विभाग का नेतृत्व करने वाली पहली महिला आईएएस अधिकारी हैं। इस बार वो बजट डिवीजन का नेतृत्व कर रही हैं, जो बजट के डॉक्यूमेंट्स की तैयारी के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है। दूसरा नाम है अरविंद श्रीवास्तव का। 1994 बैच के कर्नाटक काडर के आईएएस अफसर। 18 अप्रैल 2025 को ही उन्हें कैबिनेट की अपॉइंटमेंट्स कमेटी ने रेवेन्यू सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया। यानी ये बजट इनके लिए भी पहला मौका है इस पद पर। बजट के लिए नहीं, क्योंकि इससे पहले अरविंद वित्त मंत्रालय के बजट डिवीजन में संयुक्त सचिव के तौर पर काम कर चुके हैं। इसके बाद उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय में नियुक्ति दी गई, जहां वो वित्त मंत्रालय से जुड़े मामलों सहित दूसरे मुद्दों पर निगरानी करते थे। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का ये बजट उनके लिए राजस्व सचिव के तौर पर पहला बजट है। राजस्व संग्रह यानी कि रेवेन्यू मोबिलाइजेशन में उनकी भूमिका बेहद अहम है। खास तौर पर कस्टम ड्यूटी और टीडीएस के रैशनलाइजेशन को लेकर उनसे काफी उम्मीदें हैं। अरविंद श्रीवास्तव अपनी टीम के साथ डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस की पूरी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जो कि बजट भाषण के पार्ट बी में आने वाले टैक्स प्रपोजल्स का अहम हिस्सा है। अगला नाम है वोम लून मांग वुएल नाम का। 1992 बैच के मणिपुर काडर के आईएएस अफसर। अप्रैल 2025 में ही इन्हें डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया। इससे पहले इन्होंने केंद्र सरकार के सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और हेल्थ डिपार्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी के पद की जिम्मेदारियां निभाई हैं। नौकरशाहों के बीच इन्हें गार्जियन ऑफ द पर्स माने सरकारी खजाने का संरक्षक कहा जाता है। इस पद पर रहते हुए वुएल नाम इस बात की निगरानी करते हैं कि सरकार पैसा कहां और कितना खर्च कर रही है। ये तय करते हैं कि सब्सिडी सही लोगों तक जाए और फालतू खर्च ना हो। ये जांचते हैं कि केंद्र सरकार की योजनाएं जमीन पर ठीक से लागू हो रही हैं या नहीं। अगला नाम है एम नागराजू का।
1993 बैच के त्रिपुरा काडर के आईएएस अफसर नागाराजू अगस्त 2024 से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी हैं। फाइनेंशियल मैटर में उनका एक्सपीरियंस लंबा है। 2004 से 2008 के बीच नागराजू डायरेक्टर के तौर पर रहते हुए जापान और नॉर्थ अमेरिका के साथ वर्ल्ड बैंक डिवीजन में सेवाएं दे चुके हैं। 2008 से 2012 तक वो एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक में रहे। जनवरी 2020 को उन्होंने कोयला मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में अपना काम शुरू किया और 3 नवंबर 2020 से एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर प्रमोट हुए। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी होते हुए नागराजू की भूमिका वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को आगे बढ़ाने में काफी अहम है। क्या मतलब है इसका? मतलब ये काम करते हैं ताकि हर आदमी का बैंक से जुड़ाव हो, गरीब, मजदूर, किसान जैसे लोग भी बैंक खाता, बीमा और पेंशन का फायदा ले सकें और ये तय हो सके कि सरकार की योजनाएं सिर्फ कागजों में नहीं, लोगों तक सच में पहुंच रही हैं। अगला नाम है अरुणेश चावला का। 1992 बैच के बिहार काडर के आईएएस अफसर अरुणेश वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट में सेक्रेटरी के पद पर हैं। दिसंबर 2024 में उन्हें राजस्व सचिव के रूप में भी नियुक्त किया गया था, लेकिन बजट से पहले विभागीय फेरबदल में उन्हें DIPAM का प्रमुख बनाया गया। इससे पहले नवंबर 2023 से अरुणेश डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के सचिव रहे और साथ ही वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर भी काम किया। यहां बजट और व्यय नीतियों पर ये अपनी अहम भूमिका निभा चुके हैं। अगला नाम है के मोसेस चालई का। 1990 बैच के मणिपुर काडर के आईएएस अफसर के मोसेस चालई अप्रैल 2025 से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के सेक्रेटरी हैं। इस पद पर रहते हुए चालई सरकारी कंपनियों माने PSU और CPSE के लिए नियम बनाते हैं। ये देखते हैं कि कहां और कितना पैसा खर्च हो रहा है, इसका हिसाब रखते हैं कि कंपनियां मुनाफे में हैं या घाटे में, और इसकी निगरानी भी करते हैं कि सरकारी संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। एक लाइन में कहें तो यह विभाग सुनिश्चित करता है कि बजट में आवंटित धन का सही और प्रभावी इस्तेमाल हो। इस पद से पहले चालई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटरीट में सेक्रेटरी और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के सेक्रेटरी रह चुके हैं। साथ ही उनके पोर्टफोलियो में मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी का पद भी है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस को वित्त मंत्रालय के टॉप इंपॉर्टेंस रखने वाले विभागों में से एक माना जाता है। इसके सेक्रेटरी होने के नाते चालई CPSEs की दक्षता और वित्तीय रणनीति को मजबूत करने में अहम किरदार निभाते हैं। अगला नाम है V अनंत नागेश्वरन का। ऊपर बताए गए 6 विभागों के अलावा वित्त मंत्रालय के अंदर आने वाला मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का कार्यालय भी केंद्रीय बजट की तैयारी में बेहद खास इनपुट देता है। इस पद पर बैठे V अनंत नागेश्वरन प्रशासनिक सेवा के अफसर तो नहीं है, लेकिन IIM अहमदाबाद से ग्रेजुएट हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स USA से 1994 में फाइनेंस से PhD की है। इन्हें जनवरी 2022 को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। इससे पहले नागेश्वरन 2019 से 2021 तक प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के पार्ट टाइम मेंबर रहे। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के तौर पर नागेश्वरन सरकार को आर्थिक नीति पर सलाह देते हैं, इकोनॉमिक सर्वे तैयार कराते हैं जो हर साल संसद में बजट से पहले पेश किया जाता है। साथ ही नागेश्वरन का कार्यालय केंद्रीय बजट के लिए मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट तय करने वाले इनपुट भी देता है। आसान शब्दों में कहें तो नागेश्वरन का कार्यालय बजट बनाते समय सरकार को यह समझाने में मदद करता है कि देश की अर्थव्यवस्था किस हालत में है और आगे कैसी रह सकती है। तो ये थी बजट को बनाने और उस पर राय देने वाले सरकार के अहम विभाग और उसकी कमान संभालने वाले अफसर। इन सब की मदद से ही 5 से 6 महीने में वो पर्चा तैयार होता है जिसे फरवरी की पहली तारीख को वित्त मंत्री संसद में पेश करते हैं। लेकिन बजट के पेश होने के कुछ दिन पहले ही इसे तैयार करने वाले अफसरों और कर्मचारियों को देश दुनिया से दूर आइसोलेशन में रख दिया जाता है। इसे बजट की सेक्रेसी रिचुअल कहते हैं। जब बजट लगभग तैयार हो जाता है तो वित्त मंत्रालय में हलवा सेरेमनी होती है। यह सेरेमनी एक संकेत है कि अब बजट के दस्तावेजों की प्रिंटिंग शुरू हो रही है। इसी हलवा सेरेमनी के बाद बजट से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी बाहरी दुनिया से लगभग पूरी तरह कट जाते हैं। उन्हें नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में रखा जाता है और फोन और इंटरनेट की सुविधा बंद कर दी जाती है। ये परंपरा दशकों से चली आ रही है ताकि बजट से जुड़ी संवेदनशील जानकारी संसद में पेश होने से पहले बाहर ना आए।
इन सारी बातों के साथ एक बजट के ब्लू शीट के बारे में बोनस जानकारी लेते जाइए। ब्लू शीट बजट के सभी दस्तावेजों में सबसे ज्यादा अहम माना जाता है। इसे बजट की पूरी प्रोसेस की बैकबोन कहते हैं। इसमें सरकार की अनुमानित आय, कुल खर्च और राजकोषीय कैलकुलेशंस होती है। ये कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इसे वित्त मंत्री भी फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रेमाइसेस से बाहर लेकर नहीं जा सकते और केवल कुछ सीनियर अधिकारी ही इसे देख सकते हैं, वो भी सख्त नियमों को फॉलो करके। उम्मीद है ये पूरी प्रोसेस आपको समझ में आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम शुभम है, कैमरे के पीछे है मेरी साथी निवेदिता। आप देखते रहिए खबरगांव।